हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का और सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा ए क्लोजर लुक द चोलास। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। मैप 2 द चोला किंगडम एंड इट्स नेबर्स। चोल राज्य और उसके पड़ोसी। फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। उरैयूर से तंजावुर तक। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। A minor chiefly family known as the Muttarayar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram, Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Ureyyur, captured the delta from the Muttarayar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple for goddess Nishumbsudini there. चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. Raja first considered the most powerful Chola ruler became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Raja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions. विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़वा लिया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। The big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholpuram, built by Raja and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। Chol temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temples and very often lived near it. Prized garlands makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well.
चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों तथा अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज पर उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, इसलिए लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2. Again, notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। Although agriculture had developed earlier in the other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the Delta region, embankments had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। फिगर 3, चित्र 3, द टेम्पल एट गनगोईकोंड चोलपुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ tapers. Also look at the elaborate stone sculptures used to decorate the outer walls. गनगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस गौर पर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखिए। फिगर 4, चित्र 4, A Chola bronze sculpture. Notice how carefully it is decorated. To find out how these images were made, see chapter 6. एक चोल कांस्य प्रतिमा
कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। फिगर 5, चित्र 5। In 9th century sluice gate in Tamil Nadu, it regulated the outflow of water from a tank into the channels that irrigated the fields. A sluice gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in rivers and canals. 9वीं शताब्दी, तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ नई जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। इस क्लास में यहीं तक चैप्टर रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।